बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, आज के टॉपिक्स जो हमारे हैं वो अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो कई सियासी रहनुमा हैं उन्होंने शिरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी साहब की जानिब से ट्वीट किया गया और उन्होंने कहा कि उन्होंने इसमें शिरकत से माजरत कर ली। साबिक़ वज़ीर आज़म की तकरीर का मामला था जिस पर उन्होंने इससे माजरत की। इस पर बात करेंगे, तफसीलन इस पर बात करेंगे। इसके अलावा IMF ने पाकिस्तान का जो कर्ज़ा है वो उसकी अप्रूवल जो है वो पाकिस्तान को जल्द ही रकम मिल जाएगी। अब इस पर खुशी मनाई जाए या अफसोस किया जाए, इस हवाले से बात किया जाएगा। क्या असरात होंगे हमारी इकॉनमी पर, तफसीलन इस हवाले से हमने बात करनी है। उसके अलावा अमन व अमान की जो सूरत हाल है, लाहौर में नवाब टाउन में एक वाक़या पेश आता है फायरिंग का और 2 घंटे तक 2 ग्रुप्स हैं जो कि फायरिंग का मुकाबला करते रहते हैं। हवाई फायरिंग उनकी जानिब से की जा रही है लेकिन 2 घंटे तक पुलिस जो है वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। पुलिस का क्या किरदार है, पुलिस कहाँ पर है, क्या कर रही है, इस पर भी तफसीलन बात करनी है। शामी साहब, सबसे पहले सबसे अहम मामला साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑडियो लीक का मामला है, लेकिन उससे पहले भी आप कुछ गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं। साकिब निसार साहब की ऑडियो, जी मुबैना ऑडियो लीक का मामला है। हाँ जी यार, अभी मैं आ रहा था ना स्टूडियो में तो गाड़ी में बैठा, हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं तनवीर अब्बास ताबिश साहब, बड़े मुमताज़ बैंकर रहे हैं, स्टूडेंट लीडर थे, बड़े ज़बरदस्त मुकर्रर। उनकी मुझे कॉल आई, कहने लगे अभी अभी मेरी अहलिया जो है ना बिल्कुल ठीक ठाक थी, अचानक गिर पड़ी हैं और उनकी रूह जो है परवास कर गई। अब मेरे हाथों में उनकी लाश है, कल जनाजा होगा 1 बजे। अब आप बताएं, ये क्या दुनिया है जिसके पीछे हम भागे फिर रहे हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी हराम की हुई है, इल्ज़ाम लगाते हैं, गालियां देते हैं, इज़्ज़तें दूसरों की जो है उनसे खेलते हैं। बिल्कुल, ये चार पता नहीं, एक सांस आना है, अगले सांस का नहीं पता, अगले सांस नहीं आना है। मैंने तो शामी साहब आप जानते हैं, आपसे भी जिक्र किया था कि मैंने खुद अपने घर में ये देखा। मेरे वालिद इस तरह इंतकाल कर गया अचानक 56 साल उनकी उम्र थी और वो सोए हैं, जिस करवट लेटे हैं उसी करवट उनकी जो है वो रूह निकल गई और अगला सांस या अगला लम्हा, अगला जो सूरज है वो नहीं देखा। ये जो हमारे सियासतदान हैं, हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं, हमारे जो दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो मौत को भी याद रखें। बेशक, हम सबको ये भी तो याद रहना चाहिए ना। बिल्कुल, इस दुनिया से जाना है, बिल्कुल जवाबदेह होना है, कहीं अपने अमाल का हिसाब देना है। ऐसे ही तो क्यों इतना ऊधम मचाया हुआ है, क्यों इतना लोगों की नाक में दम किया हुआ है, बिल्कुल, क्यों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, क्यों एक दूसरे को तहक़ीक़ करने पर तुले हुए हैं। और ये इसी की मिसाल हमने देखी, जो मामला चल रहे हैं मुल्की सियासत के हवाले से, अभी आप देखें दिया जाए, जो साकिब निसार साहब हैं, साबिक़ चीफ जस्टिस, हाँ जी, उनकी एक मुबैना ऑडियो जो है जी, वो सोशल मीडिया के ज़रिए से वो घर घर पहुंच गई। उसमें वो बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के और मरियम के मुकदमात हाँ जी, की। अब उन्होंने तरदीद कर दी है, बिल्कुल, उन्होंने कहा ये मेरी ऑडियो नहीं है। अब बाज़ लोगों ने कहा कि ये उनकी जो तकरीर है कोई उससे काट के कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, हाँ जी, कोई चीज़ तैयार की गई है। बाज़ ने कहा कि फॉरेंसिक भी करा ली गई है, हाँ जी, बाज़ ने कहा फॉरेंसिक करानी चाहिए। भाई जो कुछ भी है, साकिब निसार साहब से हमें 100 इख्तलाफात हों और मैं तो ख़ुद उनका बड़ा नाक़िद रहा हूँ और जो कुछ चीफ जस्टिस के तौर पर जिस तरह से उन्होंने इक़दामात किए हैं, शदीद इख्तलाफ रहा है। लेकिन इन सारी जो मामलात हैं ना, इनकी कुछ छानबीन होनी चाहिए। बिल्कुल, कोई ऑडिट कराया जाए इनको, कोई फोरेंसिक कराया जाए इनका, कोई दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ जी, ये सिलसिला रुकना भी चाहिए शाम साहब, कहाँ जाके रुकेगा? देखें ना, ये मतलब कैसे हम
यानी कैसे इन चीज़ों के क्या तबसरा करें? बिल्कुल, मेरा तो दिल नहीं चाह रहा। फोरेंसिक की शामी साहब आपने जिक्र किया, फोरेंसिक होनी चाहिए। अजहर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उसके हवाले से उनसे जान लेते हैं कि बरतानिया में क्या चल रहा है, इसके फोरेंसिक के हवाले से क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो चुका है। अजहर जावेद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या आपके पास डेवलपमेंट्स हैं अपडेट? जी शामी साहब। अजहर साहब ये बताइए, ये जो ऑडियो आई है ये लंदन से जारी हुई है सोशल मीडिया पर साकिब निसार साहब की, और आपको कोई इसका पस मंज़र मालूम है? कोई इसके बारे में कोई तहकीक और तफ्तीश आपने की है? जी शामी साहब, ये वीडियो जो ऑडियो है ये लंदन से नहीं है, ये अमेरिका से आई। अमेरिका अच्छा। से जो अहमद नूरानी साहब जर्नलिस्ट हैं, जो फैक्ट फोकस वेबसाइट है, उन्होंने जारी की है और इसकी अच्छा। वहीं पे फॉरेंसिक हुई है और उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी जो है वो साथ इसके मुंसलिक की गई है उनकी स्टोरी के। और जो एक बड़ी फर्म है फॉरेंसिक की, वहाँ पे उसमें ये बाकायदा तौर पे फॉरेंसिक करके इसको सही कहा गया कि ये वीडियो सही है, इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं हुई। तो ये कानूनी तौर पर बिल्कुल सेफ कहा जा रहा है इसको कि ये ऑडियो बिल्कुल सेफ और फॉरेंसिक में ये आवाज़ होनी चाहिए। फॉरेंसिक में क्या होता है कि आवाज़ की तस्दीक होती है, या ये तो नहीं अगर एक टुकड़ा काट के आप कहीं और लगा दें, ऐसा मुमकिन हो सकता है? ये फोरेंसिक में दो चीजें होती हैं। एक तो ये चेक किया जाता है कि क्या आवाज उसी शख्स की है जिसके बारे में बात की जा रही है, उसमें सैंपलिंग दी जाती है। और जो दूसरी चीज है उसमें ये होता है कि क्या इसको कोई डॉक्टर तो नहीं किया गया, एडिटिंग तो नहीं की गई। इसका जो एडिटिंग वाला जो है कि ये उन्होंने कंफर्म किया कि इसमें किसी किस्म की कोई एडिटिंग नहीं हुई, कोई जो उसमें नुक्ता नहीं जोड़ा गया, किसी किस्म की कोई इसमें कोई हेरा फेरी नहीं हुई, ये बात की तस्दीक हुई है। लेकिन जो सैंपलिंग वाली बात है वो उसका रिजल्ट नहीं है कि ये कोई सैंपल फ्राहम किया गया हो कि ये साकिब निसार साहब के हवाले से है। तो जो फोरेंसिक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये है कि इसमें किसी किस्म की कोई डॉक्टर मतलब उसको डॉक्टर ने किया गया, उसमें कोई किसी आपने तब्दीली की। आपने अपनी एक गुफ्तगू में ये इशारा दिया था कि और ऑडियोज़ भी आ सकती हैं, वीडियोज़ भी आ सकती हैं पाकिस्तानी जोमा की, तो क्या अभी और भी मुतवक्को हैं कोई इस तरह की यानी ऑडियोज़ या वीडियोज़? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है मैंने पिछले हफ्ते ये कहा था और आपके सामने ये आ गई। और मेरा ये जो मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि मजीद चीज़ें और भी हैं और आ रही हैं इसी हवाले से। और अजहर, ये जो फोरेंसिक हुआ ये किसकी जानिब से करवाया गया? जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने फोरेंसिक करवाया? और अगर अब हुकूमत पाकिस्तान या अदलिया ये चाहती है कि इसका फोरेंसिक करवाया जाए, या साकिब निसार साहब खुद चाहते हैं कि फोरेंसिक करवाया जाए, किसी प्राइवेट फर्म को हायर कर सकते हैं? बरतानिया से अगर करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी फर्म्स हैं जो कि माजी में करती रही हैं फोरेंसिक इसका? जी बिल्कुल, यहाँ पे फोरेंसिक जो कंपनीज हैं वो बाकायदा होम ऑफिस से यहाँ लाइसेंस्ड होती हैं और उनके जो सबूत होते हैं या उनकी जो रिपोर्ट होती है उसको अदालतों में भी तस्लीम किया जाता है। तो बिल्कुल ये यहाँ पे आके अगर साकिब निसार साहब समझते हैं कि ये जाली बनाई गई है, तो यहाँ पर बरतानिया में बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जो इसकी जो फोरेंसिक का काम जो सर अंजाम देती है। जैसे कि हमने देखा था नासिर भट्ट साहब का जो पहले वो जो वीडियोस है वो भी उन्होंने यहाँ से फोरेंसिक करवा कर उनकी रिपोर्ट बाकायदा बनवाई थी और हाई कमीशन में उन्होंने टेस्ट भी करवाए थे। अच्छा, ये मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान में लाहौर में जी जो फोरेंसिक लेबोरेटरी है शायद वो भी इसे कर सकती है। ठीक है अजहर जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। शामी साहब देखिए जो भी है हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन सर नुकसान हमारी सबसे अहम इदारा, देखें होना ये चाहिए कि अब एक ज़माने में जो जस्टिस मलक कयूम साहब है ना, उनकी ऑडियो लीक हुई थी। ठीक, बिल्कुल। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुकदमा उनके पास था और उनसे जो सैफुर रहमान साहब ने गुफ्तगू की थी, शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की थी, और उनके मुकदमा जो है उस पर गुफ्तगू हो रही थी कि जल्दी फैसला कर दिया जाए तो वो और सज़ा भी दी जाए उनको। तो वो जो ऑडियो आईबी वालों ने रिकॉर्ड किया था उसको, अच्छा, बाद में आईबी के एक अहलकार थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, उन्होंने वो ऑडियो बेनज़ीर भुट्टो साहब को पहुंचा दी और फिर वो मुकदमा जो था वो फैसला दे चुके थे मलक कयूम साहब। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो वो मुकदमा रिमांड किया गया, ठीक, कि दोबारा इसकी समाअत हो, और जस्टिस मलक कयूम साहब जो थे उनको अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा।
ठीक। और हमारे जो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उनको भी इसकी पादाश में सुबकी उठानी पड़ी। ठीक। तो अब ये जो मामला है जिसमें कभी एक जज की आ गई, कभी एफिडेविट आ गया राना शमीम साहब का, बिल्कुल, उनके इल्जामात आ गए और एक जज साहब पर उन्होंने कल इल्जाम लगा दिया, साकिब निसार साहब के हवाले से उन्होंने बहुत सी बातें कही। फिर अब ये मुकदमा एक तौहीन अदालत का तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, बिल्कुल, लेकिन मेरा ख्याल कि उससे बढ़कर कोई सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए और इसकी तहकीक होनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब खुद नोटिस लें, और चीफ जस्टिस साहब खुद भी ले सकते हैं, साकिब निसार साहब जो हैं उनको ख़त भी लिख सकते हैं, दरख्वास्त पेश कर सकते हैं, और दूसरे, और बाकी ये जो अगर तो ये एडिट करके चीज़ें फैल रही हैं या फैलाई जा रही हैं तब भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक। और अगर ऐसा नहीं है तब भी लोगों के सामने हक़ाइक़ आने चाहिए। और ये सिलसिला रुकना चाहिए। रुकेगा कैसे ये सिलसिला? जब सजा मिलेगी ज़ाहिर है किसी को, जब किसी को जांच पड़ताल होगी, आप नतीजे तक पहुंचेंगे, तह तक पहुंचेंगे ना। अभी तो आप कुछ नहीं कह सकते ना कि आप जब तक इसकी तहकीक ना हो तो तहकीक होनी चाहिए। बिल्कुल। इसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस सरसरी अंदाज में और नज़रअंदाज कर दें और भूल जाएं कि कुछ नहीं, चलो छोड़िए, भूल जाएं। आम मामला नहीं है ये, अहम मामला है। और ये हमारे अदारे जो हैं उनकी तौकीर जो है उसमें ख़तरे में पड़ी रहेगी, और हमारे जिम्मेदार जो हैं उनका इस मामला है, हमारे अदारों की साख बहाल रहनी चाहिए। जो लोग वहाँ जिम्मेदार हैसियत में रहे हैं उनकी साख भी बरकरार रहनी चाहिए, और अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो उसका भी अजाला होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और शामी साहब, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के हवाले से सजाओं के खिलाफ जो अपीलें चल रही हैं, जो समातें चल रही हैं, उस पर नून लीग इसको लेकर जा सकती है? देखिए, नून लीग तो, देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, नून लीग तो उसमें मुकदमा नहीं कर रही ना। ठीक। वो मुकदमा तो नवाज शरीफ साहब का है और मरियम नवाज शरीफ साहब का है। नून लीग का कोई बहसियत जमात कोई मामला नहीं है। और इस पर शाम साहब बस आपका आखिरी कमेंट। वो जा सकते हैं। देखिए, अभी तो हमारे जो फवाद चौधरी साहब हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे। ये मुकदमा जो है, वो जो फ्लैट हैं जो 9 करोड़ रुपए उनकी मालियत थी जब वो खरीदे गए, अब उसमें मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ ये था कि ये उनके वालिद साहब के ने खरीदे और उनके पोतों को बराह रास्त मुंतकिल हो गए इनसे, और उनका लेना देना नहीं है इसमें। तो अब उनके मुखालिफ कहते हैं कि नहीं, वो उन्हीं के फ्लैट हैं और उनके बच्चों के नाम पर हैं। तो अभी ये अपील ज़ेर समाअत है। ठीक है। और ये बात भी हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब के जो वालिद थे वो बहुत बड़े सनतकार थे पाकिस्तान के, बिल्कुल बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी जो इत्तफाक फाउंड्री है उस पर कब्जा किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, उसको कमाया था, और वो फिर बेचारे बैरून मुल्क बिजनेस पे मजबूर हुए थे। हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए। और अभी ये मुकदमा हतमी नौयत इख्तियार नहीं की इसने, बिल्कुल, जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं होगा हम ये नहीं कह सकेंगे कि इसमें नौयत क्या है इस मामले की और कौन कितना। शहबाज गिल साहब ने कह दिया कि ये टेम्पर्ड है, और उन फौरन से जो अपोजिशन है वो यही कह रही कि कब से तर्जुमान हो गए। टेम्पर्ड कौन सी? शहबाज गिल साहब ने इसी ऑडियो के हवाले से कह दिया कि ये टेम्पर्ड है, उनकी जन्म से बयान दिया। बहरहाल सियासी बयानबाजी, ये शहबाज गिल साहब का मामला नहीं है, बिल्कुल, ये फवाद चौधरी साहब का मामला नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब का मामला नहीं है, ये मामला अदलिया का है, मुल्क का, उसके मुल्क का है, कौम का है, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। गलती तो बड़े से बड़े आदमी से भी हो सकती है, अल्जाम जो है किसी पर भी लग सकता है। अगर हम ये कहें कि दुनिया में गुनाह तो होता है ना, बिल्कुल होता है, बड़े बड़े लोगों से होता है, तो इसलिए ये कोई क़यामत तो बर्पा नहीं हो जाएगी। बिल्कुल। अगर कोई किसी अदालत का कोई एक शख्स या 2 अशखास जो है किसी कानून शिकनी में मुलव्वस पाए जाएं तो उससे को अदारा जो है, बिल्कुल, उसकी साख बैठ नहीं जाती। हाँ, अदारे को ये फिक्र करनी चाहिए
कि ये इसकी हकीकत जो है उस तक पहुंचे, उसका पहुंच। शमी साहब बस आखिरी आप इस पे कमेंट लूँगा आपका बहैसियत तालिब इल्म। मैं ये जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि माजी की जो सियासत थी उस सियासत में और आज की सियासत में क्या फ़र्क है? माजी में क्योंकि ये ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स के मामला तो नहीं होते थे उस वक्त, ठीक है ना, पहले बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से तो हुई ना लीक, वो IB के बरसों के बाद हुई, लेकिन हुई ना, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कुटपुट तो उस वक्त भी लगी रहती थी। लेकिन देखिए उस वक्त ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ताकतवर था, ना सोशल मीडिया था, ना इंटरनेट था, तो अब ये तो अब सारी चीजें नई आई है ना, बिल्कुल। तो अब इसलिए आप किसी चीज को रोक तो सकते नहीं है, बिल्कुल, और फैलने से रोक नहीं सकते, बिल्कुल। तो अब पहले जो बातें होती थी वो कमरे तक रह जाती थी, बिल्कुल, कोई किसी एक मोची दरवाजे में चलो कह दी जाती थी, इस तरह अचानक दुनिया भर में नहीं फैलती थी। ठीक है। तो मीडिया जो है, जो उसने तरक्की की है और उसकी नई नई जेहतें जो हैं वो दरियाफ्त हुई हैं, उससे तो फिर अब चुटकी बजाते ही और दुनिया में पहुंच जाती है बात, जंगल की तरह, जंगल दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के हवाले से, उसके हवाले से बात करनी है, लेकिन इससे पहले कि उसकी जानिब बढ़ें, चीफ जस्टिस साहब ने गुफ्तगू की इस कॉन्फ्रेंस में, वो क्या उनका कहना था आपको वो सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया अपने सामने, जो मुकदमे मेरे सामने आए, जो मैंने किसी के कहने पे की हो, ना किसी की जुर्रत हुई मेरे को कुछ कहने की। आज तक किसी ने मेरे काम में इंटरफियर नहीं किया। मैंने जो अपने फैसले लिए अपने कॉन्शियस के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, आइन को समझ के मुताबिक, कानून को समझ के मुताबिक फैसले दिए हैं। मैंने किसी के डिक्टेशन ना तो मैंने आज तक सुनी, ना देखी, ना समझी, ना कोई मैंने ऐसा असरात किए अपने ऊपर। और मैं समझता हूँ यही किरदार मेरे बाकी सारे जजेस का है। वैसे एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, हर दुनिया के मुल्क की अदालत के साथ यही एवोल्यूशनरी प्रोसेस चले हैं। कहीं गलत फैसले आते हैं, कहीं सही फैसले आते हैं, हर एक का मुहासबा करती है जिसका मुकदमा सामने आता है। बता दें किसकी डिक्टेशन के ऊपर कौन सा फैसला हुआ आज तक? ऐसा नहीं है। गलतफहमियां पैदा नहीं करें लोगों के अंदर। शमी साहब, यही सवाल किससे मुखातिब हो रहे हैं? नहीं, ये तो जो आसमा जहांगीर साहबा हैं, हमारी बहन, जी जी, हमारे दोस्त मलक गुलाम जैलानी मरहूम की बेटी थी, जी जी, बड़ी बहादुर खातून थी, ह्यूमन राइट्स की लड़ाई लड़ती रहीं, बड़ी एक बाकिरदार, बाएतबार, बावकार खातून थी, और सुप्रीम कोर्ट की जज रही, तो सुप्रीम कोर्ट की वकील रहीं। वो बड़े दबंग लहजे में गुफ्तगू करती थी, और मुकदमात के जो फैसले होते थे उन पर भी गिरफ्त करती थी। जज हज़रात जो हैं उन पर भी तनकीद बाद औक़ात करती थी, लेकिन अपनी एक शान के साथ, एक वक़ार के साथ, बिल्कुल एक एहतियात के साथ। तो एक बड़ा लहजा था उनका दबंग, और वो इंतकाल कर रही हैं अचानक, दिल की तकलीफ़ हुई, और अब उनकी याद में हर साल कॉन्फ्रेंस होती है। बिल्कुल, ये अब मैं ख़ैर 2 साल पहले की बात है, शायद हमारे जो साकिब निसार साहब थे, जी जी, वो मेहमान ख़ुसूसी थे, बाबा रहमता, हाँ जी, और उन्होंने वो उसमें बड़ी धुआंधार तकरीर की थी। अब ये जो इस वक्त कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें दुनिया भर के जो लोग आए हैं, कानून से ताल्लुक़ रखने वाले, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले, हाँ जी, सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले, तो ये आसमा जहांगीर फाउंडेशन जो है उसका ये एक कॉन्फ्रेंस थी, उसके तो सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो आसन भोन साहब जो उसके जो प्रेसिडेंट हैं, हाँ जी, वो क्योंकि आसमा जहांगीर ग्रुप से उनका ताल्लुक है, उन्होंने इलेक्शन भी जीता है, तो वो भी उसकी मेज़बानी में शरीक हो गए, को होस्ट थे। ठीक, तो अब ये अब उसमें जाहिर है कि कानूनदान आए, अली अहमद कुर्द ने तकरीर कर दी, अदलिया पे तनकीद की, एक धुआंधार जैसे तकरीर वो करते हैं, बिल्कुल, और आतिश है वो तो माशाल्लाह। और उसके बाद फिर उस तकरीर के जवाब से चीफ जस्टिस साहब ने भी तकरीर कर दी। तो बात यह है कि ये जो हमारे इस तरह का मुबासा बहुत कम देखने में आता है। अदलिया
मगर वहाँ क्योंकि ये एक कानूनदान की याद में थी और इतनी बड़ी शख्सियत तनाज़ात का शिकार, और एक कानूनदान जो है वो उनकी बार एसोसिएशन जो है वो उसको को होस्ट कर रही थी, और फिर इसलिए बड़ी तादाद में हमारे जज भी और वकील भी उसमें मौजूद थे। बिल्कुल। और ये जो नशिस्त थी ना, तो वकीलों की थी ना, कानूनदानों की थी। अब एक नशिस्त मीडिया की हुई, एक पॉलिटिशियंस की हुई, तो अब लोगों ने इस पर एतराज किया कि भाई या हमारे चौधरी साहब ने कहा कि मैं तो वहाँ तकरीर करने नहीं गया क्योंकि वो तो एक नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक मफरूर मुल्ज़म है या मुजरम है, वो लंदन बैठे हुए हैं, इसलिए जब उनकी तकरीर होनी थी मैं कुछ जाता वहाँ। तो ये उनकी राय है, हर एक शख्स को अपनी राय रखने का हक हासिल है। लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, देखिए एक सेशन में कुछ और बात होती है, एक सेशन में कुछ और बात होती है। एक मीडिया से मुतल्लिक था, एक सियासत से मुतल्लिक था, एक नैब से मुतल्लिक था, एक कानून से अदलिया से मुतल्लिक था। तो हर सेशन जो है वो अलग अलग होता है किसी दूसरे। अब उन्होंने कहा बात लगा अभी चीफ जस्टिस साहब क्यों चले गए, भाई तो वकीलों के इज्तिमा में गए ना। बिल्कुल। तो उनको भी गुस्सा आ गया, उन्होंने भी अपनी बात कर ली। लेकिन असल बात यह है कि जो कुर्द साहब ने कहा था उनका एक अपना लहजा है, लेकिन उसकी तह में हमें देखना चाहिए ना। मुकदमात तो लोगों के ज़ेरे इल्तवा रहते हैं, शिकायत भी रहती हैं, तेज़ रफ्तारी से मुकदमात भी निपटाने चाहिए। फिर आप देखें हमारी जो तारीख है उसमें बार बार मार्शल्लाह लगे हैं, फिर उसमें शिकायत पैदा हुई हैं। तो हमारे चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं गुलजार साहब, उन्होंने तो पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाया था, उनकी नौकरी भी चली गई, वो घर चले गए। फिर लोगों ने जद्दोजहद की, बहाल हुए, तो उन्होंने कहा ना हमें नौकरी की परवाह नहीं है, ये अच्छी बात है। उन्होंने भी अपना नुक्ता नज़र बयान कर दिया। तो असल बात तो ये हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि जज जो है ना, जज नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। और हमारी अदलिया जो है, देखिए उस पर आप जो भी करें, अदलिया की एक साख जो है ना बहैसियत मजमुई, वो तो एक मौजूद रही है ना। बिल्कुल। हमें उससे इख्तलाफ भी करना हो, उसका फैसला तो मानना पड़ता है ना। सुप्रीम कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का सबसे बड़ा अदारा है, और जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में फैसला देती है, आप उस फैसले से इत्तफाक करें या ना करें, उस पर अमल होता है। बिल्कुल। तनाज़ा तय होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो वकार है, ये एतबार जो है वो कायम रहना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ ऐसी इंटरप्रिटेशंस की हैं। 184 के तहत बुनियादी हकूक में मामले में बराह रास्त नोटिस ले सकती है सुप्रीम कोर्ट, उसको इतना फैला दिया गया। हमारे साकिब निसार साहब तो अस्पतालों में जाके चीफ एग्जीक्यूटिव्स को डिसमिस करते रहे, छापे मारते रहे, और हमारे इफ्तिखार चौधरी साहब हर शख्स को बुला के उसकी बेइज्जती करते रहे। और आप भी देखें ना, असल में ये भी गौर करना चाहिए कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं, यानी अदारे के तौर पर, उनको सुओ मोटो इख्तियार जो है उसकी भी कोई हदूद व क़यूद होनी चाहिए। बिल्कुल। और फिर वज़ीर आज़म एक जो है, पहले तो यूसुफ रज़ा गिलानी तौहीन अदालत की सज़ा, फिर जनाब नवाज शरीफ साहब 184(3) के तहत वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। तो ये बातें ऐसी हैं जिनसे शिकायतें पैदा हुई हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं होती कहीं। बिल्कुल। नजरसानी की दरखास्त देते हैं आप, लेकिन वो महदूद होती है। बिल्कुल। जिस कानून में अपील ना हो उसे काला कानून समझा जाता है। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर इंटरप्रिटेशन करके इब्तदाई अदालत का रोल इख्तियार कर लिया, जो आखिरी अदालत का रोल है। लोग उम्र भर के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, कहाँ लेके जाएं अपील। बिल्कुल। तो ये बहुत से नुक्ते हैं जिस पे हमारी सुप्रीम कोर्ट को गौर करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को लोगों की दादरसी करनी है। बिल्कुल। ये और इसका एहतराम भी हम पर लाजिम है। बिल्कुल। अगर फिर तो अनारकी पैदा हो जाएगी। हाँ जी। मुल्क में अगर सुप्रीम कोर्ट बेएतबार हो जाए और हाई कोर्ट बेएतबार हो जाए, फिर अनारकी पैदा हो जाएगी। बिल्कुल, अनारकी। फिर हम धरने देंगे, बिल्कुल ऐसे, फिर एक दूसरे से लड़ेंगे, फिर जत्थे बनाएंगे, फिर वॉरलॉर्ड्स बनेंगे, तो फिर मुल्क कहाँ जाएगा।
ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। एहतियात से बात करें। और सुप्रीम कोर्ट के जो फाजिल चीफ जस्टिस हैं और जज हैं वो भी देखें मामलात को किस तरह दुरुस्त किया जा सकता है, मामलात को किस तरीके से दुरुस्त किया जा सकता है। इसी बात के साथ नाज़रीन हमें ब्रेक की जाने बढ़ना, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाएंगे। शामी साहब, एक सवाल रह गया बाकी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ये मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी उस पर खासी तनकीद की जा रही कि एक मफरूर मुल्ज़िम है, मुजरिम है, और उन्होंने खिताब किया, सामने आपके जो हैं जजेस बैठे हुए हैं, तो इस पर नहीं, ये तो फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़, फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ है। और वैसे देखिए, पहली बात तो ये जज उस वक़्त बैठे हुए नहीं थे, उस सेशन में जज हजरात नहीं थे, वहाँ ये कंक्लूडिंग सेशन था। ठीक। और हर कॉन्फ्रेंस जिस तरह हमारे प्रोग्राम है ना, हाँ जी, एक नुक्ता नज़र है, फिर ऑन द फ्रंट है, फिर कामरान खान साहब का प्रोग्राम है, उसी तरह से ये कॉन्फ्रेंस की स्टेज होती है। बिल्कुल अपना अपना प्रोग्राम होता है। एक बात, सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कहीं हुक्म नहीं दिया कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर नशर नहीं की जा सकती, इसलिए ये कहना कि उनकी तकरीर नशर नहीं की जा सकती, ये भी एक उनकी अपनी राय है, हमें उससे इत्तफाक नहीं है। एक बात, और ये सुप्रीम कोर्ट बार का फंक्शन नहीं था, ये आसमा जहांगीर फाउंडेशन का फंक्शन था। बिल्कुल, उनको हक हासिल है, बिल्कुल, हर शहरी को हक हासिल है वो अपनी गुफ्तगू कर सके, बिल्कुल, अपनी बात कह सके, किसी को उससे, ये तो इसलिए नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी शहरियत के हकूक उनसे सलब नहीं किए जा सकते। फवाद चौधरी साहब ये कहकर नहीं गए, बहरहाल आगे उनकी मर्जी, उन्होंने एक मौका खो दिया अपनी बात करने का, वगरना वहां जाते डंके की चोट अपना मौका बयान करते, जो भी था खुलकर बोलते। IMF से माहिदा तय पा गया, पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे, यानी जो स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो गया। हाँ जी, स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट, तो एक बड़ी अच्छी खबर है। ठीक है, कुछ से इस्तेकाम पैदा होगा। ठीक है, इशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे मालूम करते जल्दी से। हाँ जी, तोला साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, वक्त बड़ा कम रह गया है, लेकिन तोला साहब ये बताइए कि स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो गया, इससे कुछ इस्तेकाम आएगा, रुपए की कीमत जो है ठहरेगी, जो कदर जो है, और कोई अच्छी खबर है ये आपके ख्याल में, इसके अच्छे नतीजे निकलेंगे? शामी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं समझता हूँ कि ये बहुत लॉन्ग अवेटेड था, मगर ये जो मेरा ख्याल है, मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई और अच्छे नताइज निकलेंगे, सिर्फ सिवाय इसके कि आज आपको एक ठहराव मिल जाएगा, मगर ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। जिस तरीके से आप एग्रीमेंट करें, जिस तरीके से सराय सूद में आपने 1.5% का इजाफा किया, और मुझे लग रहा है कि 17 दिसंबर को उनके बोर्ड की मीटिंग है IMF की, 14 दिसंबर को एक और रिव्यू आप करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी का, तो 100% आप और इजाफा करने का सोच रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ। तो इसके बाद मैं नहीं समझता हूँ कि आपके पास गुंजाइश होगी कि आपकी ग्रोथ हो सके। जो थोड़ी बहुत ग्रोथ शुरू में हो गई बिकॉज ऑफ जो आपने जिस तरीके से तौला साहब, और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना? नहीं, रास्ते बहुत हैं। अच्छा, साहब, सबसे पहली बात यह है कि आपको ये पहले तो ये देखना पड़ेगा आपको किस हद तक आप महंगाई बढ़ा सकते हैं। आपने आज सुना होगा कि जी इसके अलावा शरह सूद के अलावा आपको बिजली की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा, पेट्रोलियम लेवी आपको लगानी पड़ेगी, 17% GST आपको इम्पोज करना पड़ेगा। तो ये महंगाई का तूफान, ना थमने वाला तूफान, कब तक हम बर्दाश्त करते हैं? तो ये कनूते नाज़िला पढ़े या आयत करीमा पढ़े? सर अल्लाह करे, और अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है शामी साहब। मैं समझता हूँ बस अल्लाह ही मददगार होगा। जिस तरीके से ये मुआहदा जिस तरीके से नेगोशिएट किया गया, ठीक है, मैं समझता हूँ वो मुआहदा इस बात की अक्कासी करता है कि बिल्कुल जैसे बिल्कुल एमेच्योर लोगों ने किया था ये। और पहली वजह ये बनी कि बहुत देर से ये गए, सोच रहे थे जाए ना जाए, एक फैसला कर लेते जाना है नहीं जाना तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन पिछले मुआहदे में 17 वेवर दिए गए थे, इस मर्तबा वो एक वेवर भी देने के लिए तैयार नहीं है आपको। तो ये इस बात की गमाजी करता है कि मुआहदा बड़ा सख्त आपने किया, और बीच में तो ये वादा IMF वर्सेस IMF एग्रीमेंट हो रहे थे, ठीक हो गया। अल्लाह ताला रहम करे, बहुत शुक्रिया, मुफस्सल गुफ्तगू फिर होगी इंशाल्लाह, गुफ्तगू होगी। शामी साहब, आप का नाम दो वही का नस्ताई, हाँ जी, पढ़ते ना इमरान खान साहब, और भाई हम भी पढ़ रहे, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, मेरे मौला
कोई गैबी मदद भेज दे। बिल्कुल, और अवाम जो है शामी साहब वो भी जो है गैबी मदद जो है उसकी तरफ देख रही है, क्योंकि अब जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, खुसूसन पुलिस की बात करें, लाहौर पुलिस की, पंजाब लाहौर पुलिस की में लाहौर जैसा इलाका, एक इलाके में नवाब टाउन में 2 घंटे तक हवाई फायरिंग होती रही। बिल्कुल, तो हसन रजा से पूछते। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। तो हसन, बताइएगा क्या वाकया पेश आया, कितनी देर तक फायरिंग होती रही, ये कौन लोग हैं जो कि 2 घंटे तक जदीद असलहे से फायरिंग करते रहे? देखिए, शदीद असला नहीं बल्कि वो असला इस्तेमाल किया जाता रहा जो कि पंजाब क्या किसी भी जगह गैर कानूनी है, वो नो गो एरिया में इस्तेमाल किया जाता है। तो लग तो ऐसे रहा है शायद लाहौर में नवाब टाउन का इलाका क्या पूरा लाहौर में नो गो एरिया बना दिया गया है। तो फिर आप बुजदार साहब को दाद देंगे, आईजी साहब को देंगे या सीसीपीओ को दाद देंगे? देखिए, ये तो दाद तमाम ही अफराद को बनती है कि लाहौर जिसको एक मिसाली शहर करार दिया जाता था, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल बहुत बेहतर हुआ करती थी। आज वो दिन आ गया है कि लाहौर ऐसा लगता है जिसका कबायली इलाका बन गया, नो गो एरिया। यहाँ पे ना तो पुलिस जो एक्शन लेती है, ना आईजी खामोश तमाशाई बने। कागजी रिपोर्टें आप देखें तो ऐसा लगता है कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। आईजी लाहौर की पुलिस जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मैं दादो-शुमार के साथ बात कर रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ कि लाहौर में नवाब टाउन के इलाके में आज 2 घंटे तक पुलिस जो है वो कह रहा हूं 2 ग्रुप आपस में शदीद फायरिंग करते रहे, मशीन गन का इस्तेमाल करते रहे। गैर कानूनी असला, ना उनके पास असला मौजूद था, ना जो असला लाइसेंस मौजूद था, शदीद वो असला इस्तेमाल करते रहे जो पुलिस जो लेने के लिए तरसती है। आप अंदाजा करें, जो मैंने रिकॉर्ड हासिल किया है, इतना पुलिस असला लाहौर पुलिस के पास नहीं जितना लाहौरियों के पास गैर कानूनी असला है। और हर दूसरे रोज कोई ना कोई कत्ल की वारदात सामने आ रही है। नवाब टाउन के इलाके में जब आज फायरिंग हुई तो पूरे इलाके में खौफो हिरास फैल गया और पुलिस उस वक्त कोई बंदा पकड़ा गया, बाद में कोई पुलिस पहुंची? देखिए शामी साहब, वो 4-5 बंदे उन्होंने गिरफ्तार करने होते हैं जब भी वाकया रोनमा होता है, उससे पहले तो मुकम्मल खामोश तमाशा ही होते हैं। इनके पास लाहौर में वो 4 अफराद गिरफ्तार किए हैं और कुछ असला बरामद कर लिया और कई असला तो अभी तक बरामद नहीं किया। जब मैंने मालूमात हासिल की गई तो पुलिस तो ये दावा करती है हमने फौरी नोटिस लिया। फौरी नोटिस उस वक्त लेते जब फायरिंग का मामला चल रहा था। 2 घंटे तक पुलिस कहाँ रही? आए रोज ऑफिसर तब्दील कर दिए जाते हैं। हसन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आईजी साहब सुन सकते हैं तो सुने, सीसीपीओ सुन सकते हैं तो सुने, बुजदार साहब सुन लें, हमारे गवर्नर सरवर साहब सुन लें, वजीर आजम इमरान खान सुन लें, कोई सुने तो सही, कोई देखे तो सही लाहौर की क्या दुर्गत बना दी है। अभी तो आप देखें 3 दिन के लिए स्कूल बंद हो गए हैं। हाँ जी, कि इतनी जनाब पोल्यूशन हो गई है, स्मोग के स्कूल 3 दिन के लिए बंद करने पड़े हैं स्कूल को। और उनके वजीर दावे करते हैं कि जनाब हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये लाहौर के हाल पे रहम करें। लाहौर को क्यों इस तरह आपने यतीम बना दिया है? सर, स्मोक का आपने जिक्र किया, हमारे प्रोग्राम में आपको याद होगा इंसदाद जो स्मोक के टास्क फोर्स के सरबराह थे जब आए तो उन्होंने कहा कि जो फिगर्स आ रहे हैं वो गलत हैं। हाँ, उन्होंने कहा मेरे फिगर नहीं, हमारे फिगर तो इतने हैं ही नहीं। तो फिर आप वो तो 151 को ही बता रहे हैं। 3 दिन बंद, 3 दिन बंद। फिर उन्होंने अदारे तालीमी इदारे बंद रहेंगे, बच्चे घरों से नहीं निकले। बच्चे स्मोक से क्या, बड़े भी घरों से ना निकले। बिल्कुल, बाहर फायरिंग हो रही है, बाहर फायरिंग हो रही है। कमाल हो गया। और सर, लाहौरियों के पास इतना असला है जितना पूरी पंजाब पुलिस के पास नहीं है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है, जो सिचुएशन है वो घर घर तलाशी लें, घर घर तलाशी लें, लोगों से असला जब्त करें। तो बात वहीं पर है कि सख्त कार्रवाई अल्लाह के रहमो करम पर है, कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल इसी बात के साथ नाज़रीन हम ब्रेक के जाने बढ़ने वापस आते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इसके साथ ही नाज़रीन आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।